बहुत स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न कॉमर्स पे। और मैं आपका एजुकेटर रवि रोशन आज आपके लिए लेकर आया हूँ इकोनॉमिक्स की क्लास। टुडे आई विल नॉट टेक योर क्लास ऑन द वाइट बोर्ड ड्यू टू सम inconvenience. Hope you will understand it. First of all, if you are new on our channel, please do subscribe my channel, hit the like button, comment and share as more as you can. You can also follow me on Unacademy learning app. Simply type Ravi Roshan KR63 edit. तो स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कि आज के इस सेशन में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हम कवर करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा चैप्टर, जो हमारा थर्ड चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, उसकी बात करेंगे। उसमें हम डेटा के क्लासिफिकेशन को समझेंगे, फिर कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं क्लासिफिकेशन के, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, कितने तरह से क्लासिफिकेशन किए जाते हैं, कौन कौन से इसेंशियल हैं जो आइडियल क्लासिफिकेशन के लिए बेसिकली ज़रूरी हैं। इन सारी चीज़ों को आज के इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं। तो आइए बिना डिले किए हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो सबसे पहले बात करें हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा की, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा का हिंदी अर्थ होता है आंकड़ों का एक व्यवस्थीकरण। ठीक है, जब हमने कलेक्शन ऑफ डेटा पढ़ा था तो वहाँ हमें बताया गया था कि जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं, अलग अलग माध्यम हैं उसके, अलग अलग तौर तरीके हैं उसके, तो उसके बाद क्या होता है कि वो डेटा जो होते हैं रॉ होते हैं और बिखरे पड़े होते हैं, उससे हम कोई भी कंक्लूज़न फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। तो बहुत ज़रूरी होता है कि उन्हें एक प्रॉपर वे में अरेंज किया जाए, और इसी प्रॉपर वे में जो अरेंजमेंट होती है डेटा की, उसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। तो वही यहाँ पे लिखा है, आप पढ़ लेंगे। वैसे मैं एक बार बता दूं आपको यहाँ पे क्या लिखा है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ फिगर and facts in such a form that comparison of the mass of similar data may be facilitated and further analysis may be possible। ठीक है, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा जो है वो रेफ़र करता है अरेंजमेंट फिगर और फैक्ट्स के अरेंजमेंट को इस तरह से ताकि उनके बीच में कंपैरिजन किया जा सके, सिमिलर डाटा के बीच में कंपैरिजन किया जा सके और एक कंक्लूजन निकाला जा सके। ठीक है, एनालाइज उनको किया जा सके। ठीक, एन इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड दिस इनटू डिफरेंट क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। अब बात आती है कि क्लासिफिकेशन क्या है। तो क्लासिफिकेशन का हिंदी अर्थ होता है वर्गीकरण। जैसे सिंपल सा एक उदाहरण देखिए, वर्ग में जब हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो हमें अलग अलग ग्रुप में बांट के उसको क्लास वाइज बैठा दिया जाता है ना। तो ऐसा क्यों किया जाता है? कोई तो कारण होगा। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि हर स्टूडेंट्स का मेंटल लेवल अलग अलग होता है, उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग होती है। जो क्लास 1 के बच्चे हैं उनको अगर क्लास 5 में बिठा दें और क्लास 5 के बच्चों को क्लास 1 में बिठा दें तो फिर हमारी ये शिक्षा व्यवस्था जो है, सिस्टम जो है, वही चौपट हो जाएगी। आ रही है ना बात समझ में? तो इसीलिए क्लासिफिकेशन यही होता है जब किसी भी एक बेसिक मेथड के बेसिस पे, मतलब सेम कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हम किन्हीं चीज़ों को अलग करते हैं, उस ग्रुप से अलग करते हैं, तो उसी को क्लासिफिकेशन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि आज मैंने डेटा कलेक्ट किया और उसमें से अगर मुझे अलग करने को कहा जाए तो मैं सेक्स के बेसिस पे दो भागों में उन्हें बांटूंगा, एक फीमेल होंगी, एक मेल होंगे। बात आ रही है समझ में? तो यही एक तरह का क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा है। आइए हम और जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा के बारे में। लिखा है क्लासिफिकेशन इज द ग्रुपिंग ऑफ रिलेटेड फैक्ट्स इनटू क्लासेस। अनऑर्गेनाइज्ड एंड शेपलेस डेटा कैन नीदर बी इजीली कंपेयर्ड नॉर इंटरप्रिटेड। मतलब कि जो डेटा क्लासिफाइड नहीं होते हैं उनसे ना तो हम कोई इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं और ना ही उनको कंपेयर किया जा सकता है। ठीक, तो ये अरेंज करने के बाद डेटा को उनके होमोजीनियस ग्रुप के बेसिस पे अलग करना जो है उसी को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन, जो यहाँ पे डार्क में लिखा गया है। होप आप आसानी से समझ पा रहे होंगे। अकॉर्डिंग टू स्पर एंड स्मिथ, क्लासिफिकेशन इज़ द ग्रुपिंग ऑफ रिलेटेड फैक्ट्स इनटू क्लासेस। तो ये अलग अलग कुछ एक विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाएं हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा की। ठीक है, आंकड़ों के वर्गीकरण की। आप इसे पढ़ेंगे, लर्न करेंगे। ऑब्जेक्टिव में हो सकता है कि इस तरह के सवाल आएँ कि आप बताइए कि ये किसकी परिभाषा है। परिभाषा दे दी जाएगी, आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से किसने इस परिभाषा को दिया। एल.आर. कॉर्नर ने दिया, स्पर स्मिथ ने दिया। तो इस तरह से नाम लिखे रहेंगे। तो यहाँ पे जो भी 2 या 3 विद्वानों के नाम हैं, आप उनके परिभाषा को पढ़ लेंगे। ठीक है ना, इसके बाद आपको चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक की कि क्या इसके विशेषताएँ होती हैं क्लासिफिकेशन की। तो पहली जो विशेषता है वो है अंडर क्लासिफिकेशन कलेक्टेड डेटा डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स।
मतलब क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि जो डेटा कलेक्ट किए गए होते हैं उनको डिफरेंट ग्रुप्स में अलग अलग बांट दिया जाता है। दूसरा, होमोजीनियस डाटा आर केप्ट और क्लासिफाइड इनटू वन ग्रुप। जो एक जाति के होते हैं, होमोजीनियस का हिंदी मैंने इससे पहले भी आपको एक क्लास में बताया था। होमोजीनियस का मतलब होता है समजाति या सजातीय। तो जो सजातीय आंकड़े होते हैं उनको एक साथ क्लासिफाइड किया जाता है। डेटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीचर्स, उनके फीचर्स के बेसिस पर उनको क्लासिफाई किया जाता है। लास्ट, द डेटा बिकम कंपेरेबल, और इस तरह से डेटा जो है हमारा क्या हो जाता है, कंपेरेबल हो जाता है, तुलनीय हो जाता है, जिससे हम किसी भी निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें कि इसके क्या महत्व हैं, क्या ज़रूरत है, क्या उद्देश्य हैं क्लासिफिकेशन के, तो पहला है टू मेक द डेटा सिंपल एंड ब्रीफ। ठीक है, क्लासिफिकेशन हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा डेटा जो है सिंपल और ब्रीफ बन जाए। इसका उदाहरण देख के आप और आसानी से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने 100 बच्चों का, ठीक, 100 बच्चों का मार्क्स जो है उसको कलेक्ट किया, अलग अलग बच्चों के अलग अलग मार्क्स थे, और इस तरह से आपके पास जो वो रॉ डेटा है, अब उसको अगर इसी तरह से रहने दें तब तो वो मतलब बेतुका सा, कुछ अजीब सा लगेगा। तो इस केस में क्या होता है कि हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। देखिए यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लिखा है और इस तरफ है मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 200 मार्क्स के इसके एग्जामिनेशन था। तो 100 से 110 के बीच में 40 बच्चों का मार्क्स रहा, 110 से 120 के बीच में 30 बच्चों का मार्क्स रहा। तो इस तरह से ये डेटा है हमारा जो इसको सिंप्लीफाई कर रहा है ना। सेकेंड है टू ब्रिंग आउट पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज़, मतलब सिमिलरिटीज़ को और डिसिमिलरिटीज़ को अलग करना। जैसे कि मैरिड है या अनमैरिड है, ठीक, एम्प्लॉयड हैं या अनएम्प्लॉयड हैं, पास्ड हैं या फेल्ड हैं, ठीक। तो इन सारी चीज़ों के बेसिस पे हम उनको सिमिलर या डिसिमिलर कर सकते हैं और इस तरह से वो डेटा अलग हो जाता है, ठीक। तो ये सब क्लासिफिकेशन का ही एक पार्ट है, क्लासिफिकेशन का ही एक हिस्सा है। तीसरा है टू फैसिलिटेट कंपैरिजन करने के लिए। इन फैसिलिटेट कंपैरिजन अनऑर्गेनाइज्ड एंड शेपलेस डेटा कैन नॉट बी कंपेयर्ड, ठीक है। अनऑर्गेनाइज्ड और शेपलेस डेटा जो है उससे हम किसी भी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते हैं। इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन के मदद से ही किया जा सकता है। जैसे नीचे के एक उदाहरण में आप देखेंगे कि वेट दिया है बच्चों का और 2 क्लास है, क्लास ए और क्लास बी। तो 20 से 30 kg के जो बच्चे हैं क्लास ए में 5 हैं, क्लास बी में 6 हैं। इसी तरह से 30 से 40 के जो बच्चे हैं क्लास ए में 10 हैं, क्लास बी में 12 हैं। तो इस तरह से ये डेटा जो है आसानी से हमें कंपैरिजन करने में हमारी मदद कर रहा है ना। चलिए, चौथा जो है वो है साइंटिफिक एंड क्रिटिकल अरेंजमेंट। विद द हेल्प ऑफ क्लासिफिकेशन डेटा कैन बी प्रेजेंटेड साइंटिफिकली। फॉर एग्जाम्पल, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज एंड क्लास, ठीक है। डेटा को जो है साइंटिफिक बेसिस पे या क्रिटिकल बेसिस पे कलेक्ट किया जाता है, उन्हें ऑर्गेनाइज किया जाता है। जैसे हमने अभी अभी कहा कि डेटा को एज के बेसिस पे, अगर कोई बच्चे का है, जैसे मान लीजिए कि आपने कुछ स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट किया मार्क्स के बेसिस पे या और किसी बेसिस पे, तो वहाँ पे हम एज या क्लास के बेसिस पे उसको अलग कर सकते हैं। ऊपर का उदाहरण भी आप देख सकते हैं इस केस में, जैसे एज और क्लास के बेसिस पे ये अलग किया गया है ना। क्लास के बेसिस पे क्लास ए में 5 हैं, क्लास बी में फिर क्लास ए क्लास बी, तो इस तरह से क्लास के बेसिस पे भी हम इसे अलग कर सकते हैं। तो ये सब के सब ऑब्जेक्टिव हैं। छठा है टू रिवील द बेसिस ऑफ टेबुलेशन, ठीक। ये बेसिस ऑफ टेबुलेशन क्या है, तो क्लासिफिकेशन प्रोवाइड्स बेसिस ऑफ टेबुलेशन। नो टेबुलेशन इज पॉसिबल विद क्लासिफिकेशन, ठीक है। कोई भी टेबुलेशन पॉसिबल नहीं है जब तक हम क्लासिफिकेशन ना करें। और नेक्स्ट है टू ब्रिंग आउट रिलेशनशिप। एक रिलेशनशिप निकलता है, जो भी फैक्ट एंड फिगर हम कलेक्ट करते हैं और उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उससे एक रिलेशनशिप निकलता है जिससे हम आगे का काम आसानी से कर सकते हैं। अब बात हम करें कि क्या ज़रूरत है इसकी, क्या एसेंशियल्स है इसके, आइडियल क्लासिफिकेशन में किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी है। तो सबसे पहला है होमोजेनिटी, जिसका डिस्कस हम लोग पहले ही कर चुके हैं। होमोजेनिटी का मतलब होता है एक रूपता, ठीक। एक रूपता मतलब डेटा के बीच में क्लासिफिकेशन करते समय सेम फीचर्स होने चाहिए, वो सेम क्लास के होने चाहिए, तभी हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। दूसरा है क्लैरिटी, डेटा एम्बिग्यूअस नहीं होना चाहिए, अस्पष्ट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुंदर लिखा होना चाहिए, किसी तरह की उसमें डाउट की कहीं से कोई संभावना नहीं होनी चाहिए, तब वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा। थर्ड है स्टेबिलिटी, ठीक है। स्टेबिलिटी जो है वो भी एक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है आइडियल क्लासिफिकेशन का। द क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा शुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू चेंज इफ द स्टेबिलिटी ऑफ क्लासिफिकेशन इज लॉस्ट द पर्पज फॉर विच इट हैज़ बीन डिफीटेड। मतलब क्या हुआ सो समझिए। मान लीजिए कि अभी आपने कोई डेटा कलेक्ट किया और कुछ ही देर बाद उस डेटा में कोई परिवर्तन आने वाला है या आ जाता है, ठीक है, तो आप जो कंक्लूज़न निकालेंगे वो तो आने वाले समय में गलत हो जाएगा। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हमने जो आंकड़े कलेक्ट किए हैं, हमने जिस आंकड़ों को क्लासिफाई किया है वो स्टेबल हों, ठीक है। बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेंगे तो फिर हमारा निष्कर्ष जो होगा गलत होगा और एट ए टाइम वहाँ पे हमारा गलत रिजल्ट
दिखेगा। फ्लेक्सिबिलिटी की अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन जो है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए कि एक बार हमने क्लासिफिकेशन कर ली तो उसके बाद फिर उसमें चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऐसा होना चाहिए जो हम फिर दोबारा चाहें तो उसको अरेंज करके चेंज करके फिर उसमें कुछ बदलाव ला सकें। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं, सॉरी गाइज, अब हम बात करने वाले हैं डाइवर्सिफिकेशन और इन्वेस्टिगेशन की। क्या है ये डाइवर्सिफिकेशन? तो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है विविधताएं। ठीक, तो एक आइडियल, आई एम रियली सॉरी, एक आइडियल क्लासिफिकेशन जो होता है उसमें डाइवर्सिफिकेशन का अहम रोल होता है। डाइवर्सिफिकेशन क्या है? तो एन आइडियल क्लासिफिकेशन शुड आल्सो possess द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। बाय डाइवर्सिफिकेशन वी मीन्स दैट ईच यूनिट मस्ट बी इंक्लूडेड if any class, if there is any unit which is not related to any class, it is included in the miscellaneous। अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि किसी खास फीचर्स के बेसिस पे हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। अब अगर बात आती है कि उनमें से कोई एक डेटा ऐसा है जो उस कैटेगरी का है ही नहीं, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, उसके लिए एक अलग क्लास बनाएंगे जिसका नाम अदर्स डाल सकते हैं आप। ठीक है, और फिर उसमें उसको शामिल करेंगे, छोड़ेंगे नहीं आप। यही होता है डाइवर्सिफिकेशन। ठीक, इन्वेस्टिगेशन क्या है? तो एक आइडियल क्लासिफिकेशन में बहुत ज़रूरी होता है कि वो आइडेंटिफिकेशन के पर्पज़ को, सॉरी, इन्वेस्टिगेशन के पर्पज़ को फुलफिल करे। ठीक, तो ये सारे थे ऑब्जेक्टिव्स, सॉरी, इसेंशियल एक आइडियल क्लासिफिकेशन में किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे टाइप्स की कि किन टाइप के होते हैं क्लासिफिकेशन। तो बेसिकली ये 5 टाइप के होते हैं। ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन होता है, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है, कंडीशनल क्लासिफिकेशन होता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन का हिंदी होता है भौगोलिक वर्गीकरण। जब हम क्या करते हैं, आंकड़ों का वर्गीकरण, जैसे मान लीजिए कि आपने स्टूडेंट्स का किया तो अलग अलग कॉलेज से, वो अलग अलग राज्यों के अलग अलग कॉलेज से हो सकते हैं, तो जब आप कॉलेज के बेसिस पे उनका करोगे, ठीक है, क्लासिफिकेशन। इसी तरह से मान लीजिए कि अपने चावल के प्रोडक्शन का क्लासिफिकेशन किया, तो भारत में 28 राज्य हैं, 28 राज्यों का आप रिप्रेजेंट करोगे कि किस राज्य में कितना हुआ। तो यहाँ फिर ये सब क्या है, ये सब के सब हैं ज्योग्राफिकल कंडीशन के बेसिस पे। और नीचे उसका एक उदाहरण दिया गया है, प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन इंडिया 2001 में उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा और अदर स्टेट। मतलब मुख्य जो 5 या 6 राज्य हैं उनका दे दिया गया, और बाकी के जो अलग राज्य बचे जिनमें बहुत कम उत्पादन होता है, उसका अदर स्टेट में हमने उसको डाल दिया। ठीक, अब इसी तरह से पॉपुलेशन को हम दिखा सकते हैं। पॉपुलेशन जो है वो भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसमें। जैसे उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा आबादी है यहाँ की, बिहार उसके बाद आता है, महाराष्ट्र है, वेस्ट बंगाल है, पंजाब है, हरियाणा है, और बाकी जो बचे उसको फिर से हमने अदर स्टेट्स में डाल दिया। तो बात समझ में आ रही है कि ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। अब हम बात करें क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। क्रोनोलॉजिकल वर्ड जो है काफ़ी पॉपुलर हो चुका है आजकल, और ये वर्ड पॉपुलर होने के पीछे वजह है हमारा सोशल मीडिया काफ़ी पॉपुलर हुआ था अभी ये। तो यहाँ पे हम जानेंगे क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है। तो क्रोनोलॉजिकल जो होता है, सामयिक आधार पे जब हम डेटा को क्लासीफाई करते हैं तो उसे ही हम क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ईयर दे दिया है और पॉपुलेशन दे दिया है, 1901 से 2001 तक 10 सालों में हर 10 साल पे क्या पॉपुलेशन बढ़ा वो यहाँ पे दिखाया गया है। तो इसी को हम कहेंगे क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। थर्ड होगा हमारा कंडीशनल क्लासिफिकेशन। कंडीशन के बेसिस पे, जैसे मान लीजिए कि किसी कॉलेज में कितने बच्चों ने एडमिशन लिया, तो कॉलेज में जनरली 3 स्ट्रीम होते हैं, कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस। तो यहाँ पे फिलहाल कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, साइंस और आर्ट्स, ये 4 स्ट्रीम दे दिए गए हैं और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दे दिया गया। तो इस तरह के जो डेटा होते हैं उसको हम कंडीशनल क्लासिफिकेशन बोलेंगे। यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू रीड आउट विथ थॉरोली। ठीक है, आपको थॉरोली रीड करना है, आपको इस तरह से नहीं भागम भाग करनी है, आपको थॉरोली रीड करना है। मैं बस आपको समझाने के लिए, इन सारी चीज़ों को क्लियर करने के लिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ कि ज़्यादा लेंदी भी ना बने वीडियो और आसानी से आपके समझ में भी आ जाए। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन क्या होता है? तो जब हम क्लासिफिकेशन किसी ऐसे बेसिस पे करें जो क्वालिटी को डिफ़ाइन करे, ठीक है, तो उसे हम क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन बोलते हैं। जैसे एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड है, मेल है या फीमेल है ना। तो इस तरह के जो क्लासिफिकेशन होते हैं वही होते हैं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। इसे इसके कई उदाहरण दिए गए हैं। जैसे पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन में एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड आएंगे। फिर एम्प्लॉयड में भी हम एजुकेटेड या अनएजुकेटेड, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एजुकेटेड होते हैं फिर भी एम्प्लॉयड होते हैं नहीं होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो
अनएजुकेटेड होके भी एम्प्लॉयड होते हैं। तो इस तरह से हम एम्प्लॉयड में एजुकेटेड अनएजुकेटेड, फिर अनएम्प्लॉयड में एजुकेटेड अनएजुकेटेड, एजुकेटेड में फिर मेल और फीमेल, अनएजुकेटेड में मेल और फीमेल, इसी तरह से लेफ्ट साइड में भी। तो ये इस तरह से जो डेटा का क्लासिफिकेशन होता है इसको हम क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन बोलते हैं। मूव करेंगे हम अपने अगले स्लाइड की ओर, जो हमारा आखिरी स्लाइड होगा, और इस स्लाइड में हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन की, जिसका अर्थ होता है कि अगर आंकड़ों का क्लासिफिकेशन जो है क्वांटिटी के बेसिस पे किया जाए, ठीक है, नंबर्स के बेसिस पे, न्यूमेरिक बेसिस पे किया जाए रॉ आंकड़ों का क्लासिफिकेशन, तो उसे ही हम क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन बोलते हैं। जैसे आप एज के बेसिस पे बोल सकते हैं, मंथली सैलरी के बेसिस पे बोल सकते हैं, तो ये सब के सब क्या है, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन है। जैसे एज ग्रुप की हम बात करें, यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, एज ग्रुप 0 से 5 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 50 हैं, 5 से 10 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 80 हैं, 10 से 15 में 17 हैं, 15 से 20 में 60 हैं। तो इस तरह से टोटल 260 स्टूडेंट्स हैं। तो ये है हमारा क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्लियर है? तो आज हमने क्लासिफिकेशन देखा, टाइप्स देखा, उसके बाद फीचर्स और कुछ इसेंशियल्स बातें जो एक आइडियल क्लासिफिकेशन में होना ज़रूरी होता है। तो आज के क्लास में इतना ही। होप कि आपको ये पूरी वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई हो, और जल्द ही हम फिर से आपकी क्लास व्हाइट बोर्ड पे ले आएंगे। तो आपको परेशान नहीं होना है, जो भी चीज़ें हैं बस उसको अच्छे से समझिए, उसको रिवाइज़ कीजिए बार बार। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।